पेश है आज सिकंदर महान के भारत पहुंचने और पोरस से लड़ाई की कहानी। अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्कार। ग्रीक दार्शनिक और इतिहासकार प्लूटार्च ने सिकंदर की शख्सियत का वर्णन करते हुए लिखा था कि उसका रंग तो गोरा था पर चेहरा लालिमा लिए हुए था। उसका कद आम मैसेडोनियन से छोटा था, लेकिन इसका असर युद्ध भूमि में बिल्कुल नहीं दिखाई देता था। सिकंदर दाढ़ी नहीं रखता था, उसके गाल पतले थे, उसका जबड़ा चौकोर था और उसकी आंखों में गजब का दृढ़ संकल्प दिखता था। मार्कस स्कर्टियस ने सिकंदर की जीवनी हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर में लिखा था, सिकंदर के बाल सुनहरे और घुंघराले थे। उसकी दोनों आंखों का रंग अलग अलग था। उसकी बाईं आंख का रंग स्लेटी था और दाईं आंख काली थी। उसकी आंखों में इतनी ताकत थी कि सामने वाले को देखने भर से ही दहशत भर जाती थी। सिकंदर अपने साथ हमेशा होमर की लिखी किताब द इलियड ऑफ द कास्केट लेकर चलता था। यहाँ तक कि सोते समय भी वह उसे अपने तकिए के नीचे रखते थे। प्लूटार्च सिकंदर की जीवनी पर लिखी किताब द लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट में लिखते हैं, सिकंदर ने देह के आनंद में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि दूसरे मामलों में उनसे साहसी और निडर कम लोग ही हुए होंगे। बचपन से ही महिलाओं के प्रति उन्होंने सम्मान का भाव रखा। ये वो जमाना था जब गुलाम लड़कियां और यहाँ तक कि पत्नियों को निजी संपत्ति समझा जाता था। सिकंदर की माँ ओलंपिया सिकंदर की लड़कियों में रुचि को से इतना परेशान हो गई कि उन्होंने अपने विपरीत लिंग के प्रति रुचि पैदा करने के लिए एक सुंदर वेश्या क्लिकजेना की सेवाएं भी ली, लेकिन सिकंदर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाद में सिकंदर ने खुद स्वीकार किया कि सेक्स और नींद उन्हें हमेशा याद दिलाते थे कि उनका शरीर नासवान है। 23 वर्ष के राजकुमार सिकंदर ने 334 ईसा पूर्व मैसेडोनिया ग्रीस से दुनिया जीतने के अपने अभियान की शुरुआत की। सिकंदर के सेना में 1 लाख सैनिक थे जो 10,000 मील का रास्ता तय करते हुए ईरान होते हुए सिंधु नदी के तट पर पहुंचे थे। 326 ईसा पूर्व की शुरुआत में जब सिकंदर ईरान में था, उसने भारत के नज़दीकी शहरों के राजाओं को संदेशवाहक भेजकर कहा था कि वो उसका नियंत्रण स्वीकार कर लें। जैसे ही सिकंदर काबुल की घाटी में पहुंचा, इन राजाओं ने इनसे मिलना शुरू कर दिया। उन राजाओं में से एक थे भारतीय नगर तक्षशिला के राजकुमार अम्बी। तक्षशिला नगर सिकंदर की आवभगत इसलिए कर रहा था कि उसके दुश्मन पोरस से लड़ाई में सिकंदर उनका साथ दे। मार्कस कर्टियस लिखते हैं, तक्षशिला ने सिकंदर के लिए जानबूझकर भारत के द्वार खोल दिए। उसने सिकंदर की सेना को अनाज से लेकर 5,000 भारतीय सैनिक और 65 हाथी भेंट किए। उनका युवा जनरल संद्रोकुप्तोस भी उनके साथ हो लिया। सिकंदर ने तक्षशिला में 2 महीने बिताकर वहाँ के राजा की आवभगत मेहमान नवाजी का आनंद लिया। सिकंदर के जीवनीकार फिलिप फ्रीमैन अपनी किताब अलेक्जेंडर द ग्रेट में लिखते हैं, इस बिंदु पर सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया। उसने हेपेस्टियन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना खैबर दर्रे के पास भेज दी ताकि वो रास्ते में पड़ने वाले विद्रोही कबाइलों को कुचल सके और इससे भी जरूरी जल्द से जल्द सिंधु नदी के तट पर पहुंचकर एक पुल बना सके ताकि सिकंदर की सेना नदी पार कर सके। इस रास्ते पर कई भारतीय राजा और बड़ी संख्या में इंजीनियर सिकंदर की सेना के साथ चल रहे थे। सिकंदर एक घुमावदार रास्ता लेते हुए हिंदू कुश के पूर्व में गया कि वो उस तरफ रहने वाले कबाइलियों को अपने नियंत्रण में कर सके। रास्ते में सिकंदर को उन राजाओं के जितने किले मिले जिन्होंने उनके सामने हथियार नहीं डाले थे, उसने उन सब किलों पर कब्जा किया। इसी अभियान के दौरान सिकंदर के बाह में एक तीर आकर लगा। एक जगह सिकंदर की सेना पर कबाइलियों ने घात लगाकर हमला किया। उस समय वो शाम को आराम करने के लिए शिविर लगा रहे थे। सिकंदर के सैनिकों ने पास की पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाई। जब हमलावरों को लगा कि सिकंदर बच निकले हैं, तो सिकंदर ने अचानक से उस पहाड़ी से उतरकर उन पर जवाबी हमला बोल दिया। उन लोगों ने अपने हथियार डाल दिए। सिकंदर ने इस शर्त पर उन्हें माफ़ किया, उनकी जान बख्शी कि वो उसकी सेना में हिस्सा बन जाएं। पहले तो वो इसके लिए राजी नहीं हुए, पर बाद में जब कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे, तब सिकंदर ने उन्हें जान से मार देने का आदेश दे दिया। सिंधु नदी तक मार्च करने में सिकंदर की सेना को 20 दिन लगे। वहाँ तक्षशिला के राजा ने सिंधु नदी पर नावों की पुल बनाने में उसकी मदद की। सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोगों को पता था कि किस तरह नदी के बहाव के समानांतर लकड़ी को जोड़कर पुल बनता है। उसके जासूसों ने उसे सूचना दी कि पोरस के पास एक बड़ी सेना है जिसमें कई भीमकाय हाथी शामिल थे।
सिकंदर का मानना था कि वो पोरस की सेना को हरा सकता है, लेकिन मानसून शुरू होने के कारण ऐसा करना आसान नहीं था। सिकंदर की सेना को बारिश में लड़ने का तजुर्बा तो था, लेकिन उन्हें जबरदस्त गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा था। वहां से उसने पोरस को संदेश भिजवाया कि वो उनकी सीमा पर आकर मिलें और उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। पोरस ने जवाब दिया कि वो सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने राज्य की सीमा पर मिलने के लिए तैयार हैं। सिकंदर और उसके सैनिक कई दिनों तक मार्च करते हुए झेलम नदी के पास पहुंचे। पोरस की सेना झेलम के उस पार थी। सिकंदर नदी के उत्तरी किनारे पर शिविर लगाया। वो उस जगह की तलाश में था जहां से उसका नदी पार करना पोरस को दिखाई न दे। पोरस को झांसा देने के लिए अपनी सेना को नदी के तट के काफ़ी पीछे भेज दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को एक जगह नहीं रखा, कभी वो पश्चिम की तरफ जाते थे, कभी पूरब की तरफ। इस बीच वो नदी के किनारे अलाव जलाकर हल्ला शोर करने लगे। नदी की दूसरी तरफ खड़े पोरस के सैनिक सिकंदर के सैनिक को इधर उधर जाते हुए देखने के आदी हो गए और उन्होंने उन पर कड़ी नज़र रखनी बंद कर दी। सिकंदर के विपरीत पोरस की सेना एक ही जगह पर खड़ी थी, क्योंकि सबसे आगे हाथियों को तैनात किया गया था, क्योंकि उनको बार बार इधर उधर करना काफ़ी मुश्किल था। सिकंदर ने यह भी आदेश दिया कि पास के खेतों से अनाज उसके शिविर तक पहुंचाया जाए। पोरस के जासूसों द्वारा ये खबर दिए जाने पर यह अंदाज़ा लगाया कि सिकंदर का वहां मानसून खत्म होने तक रुकने का इरादा है। इस बीच वहां तेज आंधी और तूफान आया। सिकंदर ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी सेना को नदी पार करवा दी। हालांकि इस दौरान बिजली गिरने से सिकंदर के कई सैनिकों की मौत हो गई। पोरस के पक्ष में बस एक बात थी कि उसकी सेना में बड़ी संख्या में हाथी मौजूद थे। फिलिप फ्रीमैन लिखते हैं, लेकिन तब तक सिकंदर के सैनिकों को हाथियों से लड़ने का तरीका आ गया था। सिकंदर के सैनिक हाथी को घेर लेते और उस पर भालों से हमला करते। इस बीच एक तीरंदाज हाथी की आंख में का निशान लगाता। जैसे ही हाथी की आंख में तीर लगाता, वो अनियंत्रित होकर इधर उधर दौड़ने लगता और अपने ही लोगों को कुचल डालता। सिकंदर ने अपने सैनिकों को पोरस के सैनिकों के बाएं और दाएं भेज दिया और कहा कि वो लोग जाकर पीछे से पोरस के सैनिकों पर हमला करें। इस भीषण लड़ाई के दौरान दोनों तरफ के कई लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हुए। सिकंदर अपने सेफिल घोड़े पर सवार था, तभी एक तीर उसे लगा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। सिकंदर को अपने घोड़े की मौत पर शोक मनाने का भी वक्त नहीं मिला। उसने दूसरा घोड़ा लिया और युद्ध करना जारी रखा। जैसे ही पोरस के सैनिक दबाव में आए, कैटरस के सैनिक ने पीछे से आकर उन पर हमला बोल दिया और उनके पीछे भागने का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन एक भीमकाय हाथी पर सवार होकर पोरस ने लड़ना जारी रखा। सिकंदर ने उसके साहस की प्रशंसा करते हुए उसके पास एक संदेशवाहक भेजा। उस संदेशवाहक का नाम ओम्फिस था। पोरस ने संदेशवाहक को अपने भाले से मारने की कोशिश की। तब सिकंदर ने पोरस के पास एक दूसरा संदेशवाहक भेजा। उसने पोरस को हथियार डालने के लिए मना लिया। फिलिप फ्रीमैन लिखते हैं, जब दोनों राजा मिले तो पोरस के हाथी ने घायल होते हुए भी घुटने के बल बैठकर उसे नीचे उतरने में मदद की। सिकंदर ने पोरस की 6 फीट ऊंची डिलडोर को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। बंदी बनाने के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उसके साथ किस तरह का सलूक किया जाए। पोरस ने तुरंत जवाब दिया, जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर पोरस से इतना प्रभावित हुआ कि बाद में वो उसे कुछ गांव देकर और उसका राज्य देकर वापस चला गया। उसके बाद जब वो अपने शिविर में गया तो उसको गंगा नदी के पार तक जाना था, पर उसके सैनिकों ने और उसके सेनापति ने आकर उसके पास कहा कि अब हम लोग नहीं लड़ सकते हैं, हम थक चुके हैं, तो हम घर जाना चाहते हैं। बेशक आपका लक्ष्य है, बेशक आपका उद्देश्य, आपका अभियान पूरा नहीं हुआ है, आप और दूर जाना चाहते हैं, लेकिन आप दोबारा वापस चलिए और वहाँ से नौजवान सैनिकों को लेकर आइए। उसके बाद आप फिर दोबारा लड़िए। हम लोग अब आपके साथ ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, हम थक चुके हैं, अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को देखना चाहते हैं। सिकंदर को ये बात अच्छी नहीं लगी और वह अपने शिविर में चला गया। उसने 2-3 दिन तक किसी से बात नहीं की। वो सोचता था कि उसके सैनिक, उसका सेनापति उसके पास आएगा और मनाएगा, पर असल में कोई भी उसके पास नहीं आया। यह देखकर उसे लगा कि अब उसे वापस चले जाना चाहिए। फिर वो वहीं से वापस अपने देश मैसेडोनिया चला गया और फिर उसका सपना
जो पूरे भारत को जीतने का सपना था वो कभी पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।